बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोरोना वायरस स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद। और रोज़ाना की तरह हम आपके लिए ये ट्रांसमिशन लेकर आते हैं। मैं हूं आपके साथ फ़िज़ा रियाज़ और इस ट्रांसमिशन का आप भी हिस्सा बन सकते हैं लाइव फ़ोन कॉल करके हमारे साथ। अब से कुछ देर बाद आप देखेंगे आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर्स हमारे चलना स्टार्ट हो जाएंगे। उस टेलीफोन नंबर पर आप डायल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा कोई वीडियो पैगामात हैं आपके जो कि आप चाहते हैं कि हम उसको दिखाएं, उसको अपने बुलेटिन का हिस्सा बनाएं, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएं, तो वो अपने वीडियो पैगामात उस व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें आप शेयर कर सकते हैं। कोरोना वायरस की स्पेशल ट्रांसमिशन का मकसद यह है कि आपको जो भी मुश्किलात हैं लॉकडाउन के बायस, कोई आप गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई ऐसी अच्छी बात जो कि आप सबसे शेयर करना चाहते हैं, आपको क्या मुश्किलात हैं इस लॉकडाउन के बायस। और हम चूँकि पब्लिक न्यूज़, पब्लिक की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है, हमारा काम है एक रिसोर्स बनना, एक रास्ता बनाना कि आपकी आवाज़ हम हुकाम वाला तक पहुंचा सकें। तो आपको जो भी मुश्किलात है इस लॉकडाउन के बायस, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपको ये मुश्किलात हैं, आपका गुजर बसर किस तरह से हो रहा है और घर में रहकर क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि लॉकडाउन में कुछ नरमी कर दी गई है और बहुत से बिजनेस को खोल दिया गया है, बहुत से फैक्ट्रीज़ को, मिल्स को, कारखानों को खोला गया है ताकि आवाम को रोज़गार मिल सके। दूसरी तरफ जो इंसाफ इमदाद स्कीम है उसका सिलसिला भी जारी है और लोगों में पैसे तकसीम किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पैसे मिल नहीं रहे तो भी बहुत परेशान है। लेकिन सबसे ज़्यादा लम्हा फिक्रिया ये है कि अगर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए और उसके बाद दोबारा से हम अपनी सरगर्मियों को बहाल कर सकें, दोबारा से हम अपने काम शुरू कर सकें, दोबारा से हमारे वही ज़िंदगी का एक जो सफ़र है उसी तरह से रवा दवा हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि सब एक तो मिलकर एहतियाती तदाबीर अपनाएं ताकि ख़ुद को महफूज रख सकें, इस मुआशरे को महफूज रखें। दूसरा ये कि एहतियाती तदाबीर के साथ साथ अल्लाह से दुआ करें कि कोरोना जैसा मर्ज़ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए इस दुनिया से, या इसकी कोई वैक्सीन जो है वो मार्केट में आ जाए, क्योंकि अभी तक कोई प्रॉपर इसकी वैक्सीनेशन नहीं आई है। सिर्फ एहतियाती तदाबीर और कुछ मेडिकेशन के ज़रिए इस पर काबू पाया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ ऑस्ट्रोपामिस्ट मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम साहब, उनको इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर आज हमने आपसे, चूँकि आप ऑस्ट्रोपामिस्ट हैं, तो सितारे क्या कहते हैं, ये सितारों की क्या रद्दोबदल है, ऐसा क्या हुआ कि ये वायरस पूरी दुनिया में आ गया, सिर्फ एक मुल्क में एक इंसान को, एक खित्ते को डैमेज नहीं किया बल्कि पूरी दुनिया में फैलता गया और लाखों की तादाद में लोग इससे अफेक्टेड हो चुके हैं। और हम आपसे ये भी जानेंगे कि अब इसका हल क्या है, कब तक सितारे नज़र आ रहे हैं कि ये दुनिया से वेनिश्ड होता नज़र आ रहा है, या इसमें कुछ बेहतरी आएगी या उसकी कोई वैक्सीन आएगी। सबसे पहले तो ये बताएं कि लोग बड़े परेशान हैं, मईशत बहुत ज़्यादा इससे डैमेज हो रही है, पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, तो इसका अब ख़त्म होते, इसके इफेक्ट्स ख़त्म होते कब देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा, आपने मुझे आज इनवाइट किया, तो मैं आपको इसके बारे में तफसील थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जब ये साल 2020 शुरू हुआ तो आपने नोट किया होगा कि एस्ट्रोलॉजर पहले हफ्ते में बहुत ज़्यादा इन होते हैं, और उसके बाद फिर वो उन्होंने हर जो थे चंद एक जो जेन्युइन किस्म के एस्ट्रोलॉजर, तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट ज़रूर की थी कि मई तक पाकिस्तान में अनसर्टनिटी रहेगी। तो ये किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ये कोरोना आएगा। ये ज़्यादातर लोगों का जो था वो कि जंग हो सकती है, कोई अफरा तफरी हो सकती है, तो इस हद तक तो उनकी प्रेडिक्शन ठीक थी कि ये लोग स्ट्रेस में आएंगे। कोरोना जो स्टार्ट हुआ वो बेसिकली नवंबर में हुआ, जब कैप्रिकॉर्न में मार्स भी आ गया और जुपिटर भी आ गया, और वहीं पे सैटर्न था, और जुपिटर ने इसको बहुत ज़्यादा उठा दिया, कैटलिस्ट का काम करता है। मैं थोड़ा सा टेक्निकली भी बता रहा हूँ ताकि ये ना हो कि फ़र्क नज़र आए आपको अखबारी ख़बर में और टेक्निकल सितारों के ख़बर में नज़र आए। तो उस वक्त ये हालात शुरू हुआ क्योंकि ये बीमारी ज़्यादातर वेस्ट की तरफ चली। हमारा सैटर्न जो मेजर सियारा है वो पॉजिटिव बैठा था, तो जितने प्रॉब्लम आए वो वेस्ट की तरफ शुरू हो गए। अब वेस्ट पे जब ये बीमारी शुरू हुई तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि ये हमारी तरफ आएगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने ये 14 मार्च को भी एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये पाकिस्तान में इतना डैमेज नहीं करेगा जितना ये समझा जा रहा है, जितना ये सोचा जा रहा है कि ये डैमेज होगा। मैं आपको बता दूं कि कल मैं समा टीवी में किसी अखबारी रिपोर्ट पढ़ रहा था,
तो सुन रहा था, तो उन्होंने कब्रिस्तान का डेटा लिया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अक्टूबर में 3000 लोगों की तदफीन हुई कराची में जी। उसके बाद अक्टूबर में, नवंबर में इतनी हुई, यानी कि वो तादाद कम होती होती मार्च में सारी 1500 पे आ गई। ठीक। तो रेट ऑफ डेथ अगर हम काउंट करना शुरू कर दें तो बंदा वैसे डिप्रेशन में चला जाता है। बिल्कुल तो इसलिए अगर मैं आपको कहूँगा, अगर आप ये, क्योंकि टीवी पे जो आपको दिखाया जा रहा दुनिया का डेटा, ये सुन के हम लोग डिप्रेस हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो पोजीशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आप मैं आपको बता दूं, आप जहाँ रहती हैं आपके इर्द गिर्द जरा नजर मारें, आपको कोई कोरोना का मरीज नजर आया? बिल्कुल नहीं। आपके कोई मोहल्ले से कोई डेथ उठ के गई या कोई आपका रिलेटिव कोई इफेक्ट हुआ? नहीं। तो ये एक कॉमन चीज है जो नज़ला ज़ुकाम जिसके में जो लोग अफेक्ट होते हैं। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो पाकिस्तान का है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वजह यह है कि अब आप कभी, आपने जब से आप पैदा हुई आपने तो कभी आसमान पे से रात को सितारे देखे? नीला आसमान देखा? नहीं देखा। तो अब वो भी नजर आ रहा है। अब वो भी नजर आ रहा है। एयर क्वालिटी जो हमारी है, एयर इंडेक्स जो है ना, वो 450 होता है। लाहौर का वर्स्ट तीसरे चौथे पे शहर है। बिल्कुल। और जो हम इनहेल कर रहे होते हैं वो इससे बुरी चीजें इनहेल कर रहे होते हैं। वो यही नहीं, उसके अलावा भी हम लोगों ने गंदा पानी पी पी के अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया होता है, गंदे ऑयल से, बाहर की चीजें, तो उसकी वजह से वो बैक्टीरिया हमारे अंदर इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि हम कोरोना जैसे मर्ज का तो मुकाबला कर सकते हैं। अभी मुल्तान था, तो मुल्तान मैंने जो थी हॉस्पिटल जो नश्तर, तो वहाँ कहते हैं यूज टू कि वो रोज़ के 20-30 डेथ उसकी होती हैं हाइपेटाइटिस की, हार्ट अटैक और ये मुख्तलिफ बीमारियों का। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना, ये ना आप ये देखें कि हम अफेक्ट कितना हो रहे हैं और रिकवर कितनी जल्दी हो रहे हैं। कितने हमारा वो लोग, आप देखें जितने रेट ऑफ नंबर ऑफ देखें, वो लोग उनको सेपरेट करते हैं, आइसोलेशन में जाते हैं और फिर हंसते हुए वापस आ जाते हैं। तो ये इसकी 15 अप्रैल से ये लोअर डाउन होना शुरू होगा। अच्छा, 15 अप्रैल से हो चुका है। बिल्कुल। और उसके बाद ये आपको 5 मई की मैं डेट दे रहा हूँ, जब पाकिस्तान के 12वें घर में राहु मार्स के ऊपर है, वो निकल जाएगा। अच्छा। तो आपके एक जितनी मुल्क में अनसर्टनिटी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी सारे। और ये मैं अपने सब लोगों से करूँगा कि आप मैं एक बात क्लियर करना है, आप नफसियाती मरीज मत बने, अपने बच्चों को डराए ना, आप घर का माहौल ख़राब ना करें, आइसोलेशन में रहें। ये जो आप आइसोलेशन में रहे हैं इसी ने हमें बचा के रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह ताला आपको आगे अच्छी खबरें मिलेंगी। अच्छा, आपने डेट दी है कि 15 अप्रैल से ये कम होना शुरू हो गया है और 5 मई तक जो है वो बहुत बेहतर हो जाएंगे हालात, सिर्फ पाकिस्तान में या बाकी ऑल अराउंड द वर्ल्ड? मैं आपको फिर बताऊंगा, पाकिस्तान आता है ईस्ट में और जितना ये डैमेज हुआ है वो वेस्ट में हुआ है। बिल्कुल ऐसा तो वेस्ट की तरफ ये वो बात ज्यादा फैली बनिस्बत ईस्ट की तरफ। हाँ। अब बांग्लादेश देख लें, इंडिया देख लें, यहाँ पे भी अब बहुत कम है। इंडिया का 1 अरब 40 करोड़ है, सॉरी 500 उनकी डेथ है, डेथ रेशियो है, बहुत थोड़ी है। ठीक है ना। अब वेस्ट में देखें तो आप वहाँ पे रोज 800-900 डेथ हो रही है। बिल्कुल, डेथ रेशियो हम कंपैरिजन इसी तरह से। अजमल साहब, हमें एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं तो यही से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आपको एक बार फिर से खुशामदीद बोलेंगे। पब्लिक न्यूज़ की एक खुसूसी ट्रांसमिशन कोरोना वायरस के हवाले से, और इसमें हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं अजमल रहीम साहब, माहिर फल्कियात है, और उनसे हम जान रहे थे कि कब तक की वबा जो है वो ख़त्म हो सकती है। पूरी दुनिया में जो इसके असरात हैं, इंतहाई ख़तरनाक असरात जो हैं वो हैं। तो जो अजमल साहब आपने डेट दी है वो 15 अप्रैल से ये कम होना स्टार्ट हो गया है और 5 मई तक इसके असरात बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ आपने ईस्ट की बात की है, पाकिस्तान की, लेकिन वेस्ट में जो है ये अभी तक क्या उसी तरह से स्ट्रॉन्ग रहेगा? डेथ रेशियो उसी तरह से रहेगी जैसे अभी तक चल रही है? देखें फिजा, आपने अभी खुद ही एक प्रोग्राम शुरू होते ही कि प्राइम मिनिस्टर ने मुबारक दी कि हमने कंट्रोल कर लिया। दिस इज द बिग इंडिकेशन कि सूरत हाल बेहतर हो रही है। ठीक है। तो ये 15 अप्रैल से बेहतरी होती होती जब 5 मई से हम निकलेंगे ना,
तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा। दुनिया में भी आपको फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन दुनिया में जो वेस्ट का है ना वो जाके क्लियर होता है अगस्त में जाके क्लियर ओके, अगस्त में जाके वेस्ट में आप देख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि पूरी इस कोरोना वायरस से हमारी पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई है। बड़ी सुपर पावर्स अमेरिका है, इंग्लैंड है, मतलब बड़ी बड़ी सुपर पावर्स में वहाँ पर भी लोग बेरोज़गार हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हमें जॉबलेस, ज़िंदगी में पहली बार हम जॉबलेस हुए हैं। इस तरह से भी बहुत से लोग जो वेस्ट कंट्रीज़ में हैं वो सुपर पावर्स में लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो इकोनॉमी को स्टेबल होता कब देख रहे हैं, और इसके असरात कोरोना के बाद पाकिस्तान के असरात, क्या हमारी मईशत में बेहतरी आएगी या मज़ीद इसमें आप गिरता हुआ देख रहे हैं हमारी मईशत को, इकोनॉमी? फिर अब बात यह है, इकॉनमी पाकिस्तान की जो गिरनी थी वो गिर चुकी हुई है, अब तो बेहतर होनी शुरू हो चुकी हुई है। अब आप देखें, हमने 2-2.5 साल बहुत सफ़र किया। अब सैटर्न की पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग बैठी हुई है कि आपके 7वें घर में सैटर्न एक्वेरियस में पॉजिटिव बैठा है। अच्छा। अब 7वां घर पार्टनरशिप का होता है, लोगों के से इन्वेस्टमेंट का होता है। हाँ। अब पाकिस्तान को आपने ये पिछले मैंने पहले भी कहा था कि बाहर से पैसे आएंगे विदाउट एनी, वो एड आएगी, ना कि वो आप कर्जे लेंगे। कर्जे आपके, क्योंकि मार्च नेगेटिव है, तो कर्जे आपके 5 मई के बाद उतरने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, बल्कि माफ होने शुरू हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और अब आपके पास पैसा आना है। आप जब मई का महीना गुजरता है, आपके लोगों की जो जितनी, अब आपने देखा गवर्नमेंट ने जितने वो लोगों को इतना परेशान नहीं होने दिया, उनको पैसे 12-12 हज़ार रुपए भी दिए लोगों ने। फिर हमारी अपनी कौम ने भी लोगों को बाहर बैठे होते थे राशन दे रहा, कुछ दे रहा, तो वो चीज़ नहीं डेवलप हुई जो सोचा जा रहा था। तो इसलिए ये लोगों को, गवर्नमेंट की ये आगे जो स्कीमें आनी है, इसमें लोगों का लाइफस्टाइल ने अपग्रेड होना है, पाकिस्तान के पास पैसे आने हैं, कर्जे ख़त्म होने हैं। अच्छा। और जब कर्जे ख़त्म हुए तो वही डेवलपमेंट पे आपके पैसे लगने शुरू हो जाएंगे। तो इसका क्रेडिट इमरान खान को तो नहीं देना, पीटीआई वाले, इसका क्रेडिट भी इमरान खान को? मैं ये क्रेडिट की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं पाकिस्तान की ब्लेसिंग पे बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान मीन गवर्नमेंट भी तो पाकिस्तान ही है ना। हाँ। जो भी हो, इमरान खान साहब हो, जो मतलब कोरोना एसेज इज अ समहाउ प्लस पॉइंट पाकिस्तान के लिए लेकर आया है बहुत से। तो ये बाद में फिल्मों में देखते हैं ना कि बाज के कहते हैं ये मेरे लिए बहुत रहमत साबित हुआ कि बेटी पैदा हुई, मेरे लिए बड़ी रहमत साबित हुई। तो ये पाकिस्तान का रहमतों का साल है। अच्छा। ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पाकिस्तान में तरक्की होगी, अपलिफ्ट होगी। ये जो अब चल रही है अनसर्टेनिटी, 5 मई तक मैं फिजा ये कहूँगा अनसर्टेनिटी में थोड़ा सा इजाफा होगा। कौन सी अनसर्टेनिटी होगी? वो सियासी भी हो सकती है, और कोई और भी कोई क्लाइमेटिक डिजास्टर हो सकता है। अच्छा। बारिशों की शक्ल में, या ये वबा, ये एटलीस्ट वबा की तरफ से आप परेशान ना हो। अच्छा, मतलब कि 5 मई तक कोरोना का जोर टूट जाएगा, लेकिन उसके अलावा 5 मई के बाद भी अनसर्टेनिटी होगी। वो या तो पॉलिटिकल हो सकती है, बाद में नहीं, पहले तक। 5 मई के बाद अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल वैनिश हो रही है। अच्छा, आपने इकोनॉमी की सूरत हाल भी बताई कि इकोनॉमी की सूरत हाल भी बेहतर हो सकती है। अब ये लॉकडाउन में जो नरमी और जो सख्ती है, ये मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन खत्म होता और हमारे लोगों को उसी तरह से वापस काम पे आता हुआ कब देख रहे हैं? ये दोबारा से सारी मिल्स खुलेंगी, ये भी 5 मई के बाद, ये इंशाल्लाह ताला। लेकिन फिर भी ये साथ सोर्स चलता रहता है। देखें, मैं क्योंकि बेसिकली मेरा ताल्लुक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से है। अच्छा। तो मैं सारी उम्र फॉरेस्ट फायर लगती, आग लगती, हम आग जाते थे। हाँ। आग जब लगती है ना तो बड़े शोले चल रहे होते हैं। हाँ। और जब आग बुझ जाती है ना, बड़ी मुश्किल से बुझती है। तो उसका बाद में ये नहीं होता, उसके बाद धुआं तो रहता है वहाँ पे, वो जो एक आंखों में पड़ रहा है, वहाँ पे वो आग, वो स्मोक पड़ी होती है, उसके आफ्टर शॉक्स होते हैं। वो आफ्टर शॉक्स होते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा धुआं रहेगा। अच्छा। ये धुआं खत्म होगा 5 मई के बाद। अच्छा, मतलब कि हमारे लिए गोल्डन डे है 5 मई अकॉर्डिंग टू यू, के 5 मई के बाद बहुत हालात बेहतर हो जाएंगे, बहुत बेहतर होंगे। अच्छा। और मैं ये फिर रिक्वेस्ट करूंगा 5 मई तक आप नॉर्मल बिहेव करें। हाँ, मैं भी चाहूंगी कि साइकोलॉजिकली आप अपने आप को अपसेट ना करें, बच्चों को ना डराएं। आप बच्चों की पर्सनालिटी को खराब कर रहे हैं। ये मैं एक चीज देख रहा हूँ कि बच्चे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। उनको नॉर्मल रखें, उनके साथ खेलें, उनके साथ टाइम दें। दुनिया कभी कभार वक्त मिलता है इस तरह बच्चों के साथ। मैं चाहूँगी आप वो तमाम लोग जो कि बिल्कुल एक खौफ की कैफियत में हैं, कोरोना की वजह से डर गए हैं, साइकोलॉजिकल उन पे बहुत इफेक्ट्स आ रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो गया, डिप्रेशन का, तो उन लोगों के लिए क्या है, वो लोग क्या करें? देखें, जब भी डिप्रेशन में जाए ना, मैं आपको एक तो दूध का सदका दें।
अच्छा, ठीक है ना। आप अगर घर में बिल्ली रखी है तो बिल्ली बाहर किसी गरीब बच्चे को दूध का पैकेट दे दे। मैं आपको ये ज़मूदा नुस्खा बता रहा हूँ। अच्छा। नंबर 2, जब आप डिप्रेशन में जाते हैं ना तो आप सेंसिटिव होते हैं। जो आपकी असल हुनर होता है, जो क्रिएटिविटी, जैसे अगर कोई राइटर है तो वो लिखना शुरू कर देता है। हाँ। अगर कोई शायर है तो शायरी करे। अगर कोई ड्राइंग बनाने वाला अपनी ड्राइंग करे। और स्टूडेंट हजरात, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये अगर अपनी पढ़ाई की तरफ ये तवज्जो दे दें ये इस दौरान, तो उनके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और रट्टाइज्म की तरफ नहीं जाएंगे। और डिप्रेशन में बंदा ज्यादा पड़ता है। अगर आपने डिप्रेशन को अपनी ताकत बना लें और उस ताकत को इस्तेमाल करें तो वही नेगेटिविटी आपकी पॉजिटिविटी में बदल हो जाती है। बिल्कुल ठीक। तो ये इसका फ़ायदा उठाएं और इस घबराने की बात नहीं है। ये अब बेहतरी होनी शुरू हो गई है। नॉर्मल बिहेव करें, लेकिन वो चीज़ें बाहर निकल के जो जाना है, वो जो सोशल डिस्टेंस है बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और वो हाथ साफ करना मास्क पहनना, बिल्कुल ये एक इस चीज़ का बहुत ख्याल करना। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि क्योंकि अभी मार्स नेगेटिव है, ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल हजरात और ये ड्राइविंग वाले, ये अपने आप को थोड़ा सा ये हफ्ता 1.5 हफ्ता मुतात रहना है। और कोई ना कोई अग्रेशन के वजह से कुछ ना कुछ हो सकता है। तो मोटरसाइकिल वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि तहम्मुल से और एक साइड से होके चलें। बिल्कुल एकदम से लॉकडाउन खत्म हो तो वो डबल सवारी पर जो पाबंदी है बिल्कुल ही बाहर वो लॉकडाउन में भी वो काफ़ी लेकिन फिर हो रही है, लेकिन फिर भी हमारे पुलिस और हमारे जो रेंजर्स और पाक फौज है वो सड़कों पर खड़े हैं और फिर भी चेक एंड बैलेंस है। आप देखें ना, मार्स नेगेटिव होता है ना तो आर्म फोर्स, जो भी यूनिफॉर्म फोर्स, वो स्ट्रेस में होती है। आप नोट करें इस वक्त डॉक्टर, अच्छा मास डील करता है डॉक्टरों को, मास डील करता है आर्मी को, पुलिस को, यूनिफॉर्म फोर्स को। अब ये देखें सारे बेचारे फ्रंट लाइन पे हैं, सारे आगे। जैसे 5 मई होगा ये लोग सुकून हो जाएगा, इनमें इनकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी। डॉक्टर फैक्ट हो रहे हैं वो सही है, वो डॉक्टर फैक्ट्स होंगे, लेकिन 5 मई के बाद ये भी नॉर्मलाइजेशन में जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा अजमल साहब, चूंकि प्रोग्राम का जो है वो वक्त अब थोड़ा है, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह आपने बोला पाकिस्तान के हालात हमें बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं, कि आपने बताया कि 5 मई के बाद बहुत बेहतर हो जाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया में जो सिचुएशन चल रही है, अभी हम तरक्की पजीर डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं, तो आफ्टर कोरोना फैक्ट्स जब हमारे हालात बेहतर होंगे तो क्या पाकिस्तान को आप तरक्की करता देख रहे हैं कि मतलब जो बाकी ममालिक हैं उसकी दौड़ में ये आगे आ जाए? सुपर पावर तो हम बन नहीं सकते, लेकिन सुपर पावर को टक्कर देने के मुकाबले में आ जाएंगे हम? देखें, मैं आपको बताया था कि ये थ्रेट है, थ्रेट रहेगा, लेकिन जैसे सूरत हाल नॉर्मल होती है तो हमारे वेस्ट की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। वेस्ट की तरफ, जिसमें वेस्ट की तरफ आते हैं ये हमारा जो UAE आ गया, दुबई आ गया, सऊदी अरब आ गया, ये लोग, ये इधर फिर अमेरिका भी उस तरफ आता है, चीन है, ये लोग हमारी मदद को हमारे साथ खड़े होंगे। ये जितना हमें सेटबैक पहुंचा है, मैं आपको श्योरिटी देता हूं बीइंग एस्ट्रोलॉजर भी, कि ये सारा ओवरकम होके आप उससे बेहतरी आएगी। बड़े लोग हैं जिन्होंने हज और उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि हज होगा इस साल? वो इस वक्त जुपिटर के साथ केतु बैठा हुआ है। मैं टेक्निकली बात बताता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मस्जिदों में और इसमें थोड़ा सा ये मज़हब में प्रॉब्लम चलेगा, लेकिन 5 मई के बाद ये चीज़ें खुलती हुई नज़र आती हैं और इसमें कमी होती नज़र आ जाएगी। अभी इट्स टू अर्ली टू से कि क्या हज होगा कि नहीं होगा, वो अभी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं कोरोना वायरस स्पेशल ट्रांसमिशन में। और इस ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। आप भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं, हमें लाइव कॉल करके। हमारा नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद होगा, लाइव कॉल कर सकते हैं आप, हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के हवाले से पब्लिक न्यूज़ ये स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आया है ताकि आपको आगाही दी जा सके, लॉकडाउन के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में बात की जा सके। इसके अलावा आपको क्या मुश्किलात हैं, घरों में आपकी क्या मसरूफियात हैं, खाने पीने से
किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, क्या एहतियाती तदाबीर है जिनको अपनाया जा सकता है जिसके बायस इस वायरस को जो है वो काबू में किया जा सकता है। तो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। किसी भी मौजू पर आप अगर बात करना चाहते हैं, कोरोना वायरस के किसी भी एक्सपेक्ट को टच करना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ जो सेकंड हाफ है, हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है, हकीम अली रज़ा अतर साहब हैं, जो कि 25 साल से इस शोबे से वाबस्ता हैं और तिब्ब नबवी भी बहुत महारत रखते हैं। तो उनको इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद बोलते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप चूँकि इतना तवील आपका एक अरसा है और आप जो कहते हैं कि डॉक्टर्स की मेडिसिन के अलावा जो हमारी हकीमी अद्वियात होती हैं वो हमारे लिए बहुत बेहतर होती हैं और बहुत अरसे से, बहुत मेरे हिसाब से जब से ज़िंदगी चल रही है तब से ये इलाज भी तभी से चल रहा है। ये तो डॉक्टर अब जो जाके एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, जैसे जैसे हम एडवांस हुए, उससे पहले इन्हीं जड़ी बूटियों से, इन्हीं चीज़ों से ट्रीटमेंट होता था। तो कोरोना बेसिकली है क्या अकॉर्डिंग टू यू? ये वायरस है क्या? वबा किस तरह से फैल रही है? इसको काबू पाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? खुराक से किस तरह से बेहतर किया जा सकता है इसे? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपको अर्ज़ करूं कि सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की तमाम जो हमारे हीरोज़ हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं और सब जो हमारे कौमी हीरो हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने जिस तरह मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। और साथ साथ पब्लिक न्यूज़ का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने ये एक इतनी खूबसूरत और एक अच्छा ये ट्रांसमिशन शुरू की। जहाँ तक आपकी बात है, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो है इल्म तिब जो है ये बहुत एक सदियों पुराना इल्म है। हाँ। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जितनी भी पैथिक्स हैं हम सबका एहतराम करते हैं और सारी ही ठीक है, लेकिन ये सारे ही इसके से ही निकले हैं, इल्म तिब से। और ये साइंस और टेक्नोलॉजी, और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि एलोपैथिक ने बहुत तरक्की की और बहुत ज़्यादा उसमें रिसर्चेज हुई। और बल्कि ये जो बीमारियां, जो ये सारी चीज़ें, ये सदियों पुरानी हैं और सदियों पुरानी है, इनके इलाज भी मौजूद हैं। और यहाँ पे चूँकि हम चूँकि एज ए मुसलमान हमें सबसे पहले इस बात पर गुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ असल बात यह है कि इसमें जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये आम आदमी से वैसे ही मुसलमान में बढ़ती है, क्योंकि उसमें जज्बा ईमान होता है। और फिर इसके साथ साथ जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी बीमारी अल्लाह ताला ने भेजी उसका इलाज भेजा। अब चूँकि हम इसको इस तरह तो नहीं कह सकते कि इसका इलाज मौजूद नहीं है। बेसिकली ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से पूरी दुनिया भी इस पर रिसर्च कर रही है, हम भी इसको देख रहे हैं और मानते हैं। ओवरऑल बात असल में ये है कि इसका जो लिंक है ये वो वबाई नज़ला है, जो सदियों पुरानी एक जो बीमारी थी, नज़ला, ज़ुकाम और ये सारा फ्लू वगैरह। अब तो पूरी दुनिया की साइंस भी इस चीज़ को, इसका बल्कि अभी तक जो ट्रीटमेंट, जो कि चाहे अभी तक को प्रॉपर इसकी वैक्सीनेशन नहीं बनी, इसके बावजूद आपने सुना है, देखा है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो वबाई नज़ला और ज़ुकाम को ही किया जाता है और उन्हीं सिम्टम से ही ये आगे निकलता है। ठीक। और दूसरी बात आपने पूछी थी कि इसका एहतियात तो बिल्कुल आप सही कहा कि सबसे पहले हकीम साहब, असल में ये है कि ये स्ट्रॉन्ग कितना है, मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि ये जरासीम ताकतवर कितना ज़्यादा है, किस तरह से हमारे अंदर दाखिल हो सकता है और अंदर जाके हमें क्या क्या नुकसान पहुँचा सकता है? जी, इसकी हैबत कैसी है? इसकी हैबत ये एक वो वायरस है जो हमारा डायरेक्टली हमारे लंग्स के ऊपर अटैक करता है। ऑल राइट। ये सबसे ज़रूरी बात थी, जो कि ये हमारे किस चीज़ को, क्यों इसमें शरअ मवाद इतनी जल्दी इंसान क्यों उसकी डेथ हो रही है। हाँ। क्योंकि ये हमारा जो सांस लेने का सिस्टम है, हमारा जो लंग सिस्टम है, उस पर अटैक करता है, उसको डैमेज कर देता है, तो इंसान को ऑक्सीजन लेवल जो है इंतहाई कम होकर उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो है ना वायरस को कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, तो एहतियाती तदाबीर तो हर घर में अपनाई जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं। इसको हमारी ग़िज़ा, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या क्या बेहतर कर सकती है, क्या क्या ग़िज़ाएँ खानी चाहिए? अब घरों में मौजूद हैं, एक्सरसाइज लोग नहीं करते हैं, तो इस एस्पेक्ट से बात कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपने ये इतना अच्छा पॉइंट उठाया और मैं इसके बारे में, मेरा जो 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, हम जो ट्रीटमेंट करते हैं ओवरऑल जितनी भी डिजीज़ हैं, हमारी जो टॉप प्रायोरिटीज़ होती है वो होती है ग़िज़ा खुराक। हाँ।
और यही वजह है कि ये जो है ना इतनी ज़रूरी है। हमारा जो डाइट सिस्टम है, जिसे हमने आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा होगा, मुतवाज़न ग़िज़ा या जिसको कहते थे बैलेंस डाइट कह लें, लेकिन वो हमने पढ़ने की हद तक रखा और अनफॉर्चुनेटली अब कोई भी हम उसमें 95% लोग उस पर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। और दूसरा हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो लिविंग स्टाइल है, ये इतना हमारा गलत हो चुका है, जिसमें डाइट प्लान और जिसमें जो हम नेचर से जब उलट होंगे, हम नेचर से खिलाफ जाएंगे तो ऑलमोस्ट हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हमारी लाइफ इस तरह की हो चुकी है, जिसमें ख़ास तौर पर मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि हमें अब भी अगर हम नेचर पे नहीं आते, देखिए ये एक बात बड़ी अहम है जो काबिल गौर है, मैं नाज़रीन से भी अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह की ज़ात इज़ द बिग पावर, बिग सुपर पावर, और उसने ये दिखा दिया है। हम एज ए मुस्लिम हमारा इत्क़ाद और यकीन आलमोस्ट है, और हमें ये वो मौका मिला है कि हम अपने यकीन को अपने रब की तरफ रजू करें। हमें एक अल्लाह ने मौका दिया है और हम इससे माफ़ी के तलबगार हैं, और हमें माफ़ी ही मांगनी चाहिए। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि मैंने अगर कोई बीमारी भेजी तो उसका इलाज भी मैंने ही भेजा, और अगर मैं किसी को बीमार करता हूँ तो उसको शफा भी मैं देता हूँ। अब ये दुनिया में ये साबित कर दिया अल्लाह ताला की ज़ात ने, हम मुसलमान हैं और हमें इस चीज़ पे हमारा ईमान है और यकीन है कि आज उसने दिखा दिया कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात में जो सुपर पावर है वो अल्लाह की ज़ात है, और हमें इस चीज़ को हमें एक मौका दिया है। हम ओनली सुपर पावर इज अल्लाह, ओनली सुपर पावर ऑन द गॉड। ये अब तो कोई कहने की बात नहीं, पूरी दुनिया आपने देखा है कि उसमें अब ये पकार के कह रही है कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, गॉड हमें माफ़ कर, जिस तरह से अभी किसी की लैंग्वेज है। तो अल्लाह ताला सबसे पहले तो ये हमारी दुआ भी है, रिक्वेस्ट भी है, परवरदिगार इस पूरी दुनिया को जो इस मूजी मर्ज़ में मुब्तला हैं, अपनी मेहरबानी से अपने हबीब के सदके माफ़ करे और इससे सबको निजात दे। अच्छा, देसी ग़िज़ाएँ क्या हैं? कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं एहतियाती मतलब एहतियातन खा लेनी चाहिए हैं? अपनी रूटीन क्या होनी चाहिए? क्योंकि अब तो सब लोग ही ऑलमोस्ट लॉकडाउन की वजह से घरों में मौजूद हैं, घर में बैठकर खा पी रहे हैं, कुछ भी मतलब फूडिंग चल रही है हर तरफ, लेकिन एक्सरसाइज नहीं लोग कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। इससे इम्पैक्ट क्या होता है? दूसरा, ये जो एक खौफ की कैफियत में चले गए हैं लोग, एक उसको अब डिप्रेशन में चले गए हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, कितना ख़तरनाक है, अगर किसी को हो जाए तो मतलब उसका तो मरना लाजिम है। इस तरह से लोग ये सोच रहे हैं इसको। जी बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बात की। इसमें मैं कहूँगा कि जो आप डिप्रेशन की बात है, इसका ताल्लुक़ हमारी नफ्सियात के साथ होता है, और जो नफ्सियात है ये इतनी बड़ी जिन है, अगर ये जो कहे वो हो जाता है। ये पूरी दुनिया की रिसर्च है। अच्छा। तो साइकोलॉजिकली हमारे जो नफ्सियात के ऊपर ये अटैक हुआ है, चाहे वो भला बेहतरी के लिए अवेयरनेस दे रहे हैं, लेकिन कुछ पब्लिक जो है उसको बिल्कुल वो स्ट्रेस में और डिप्रेशन में जा रहे हैं, जबकि हमें एज ए मुस्लिम इन चीज़ों को और इतना ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा ईमान है। लेकिन इसके साथ साथ उससे पहले मैं अर्ज़ कर दूँ सभी नाजरीन से कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और इन सब कायनात की सब मखलूक़ात से इसको अफजल बनाया और इसको अक्ल दी, और अक्ल के साथ इसको बता दिया कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। अब हम भला इस पे हमारा ईमान तो है, लेकिन जबकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कुरान पाक में सफाई सुथराई और ये एहतियात और इलाज और परहेज, ये सब कुछ मौजूद है, तिब्बे नबी में भी मौजूद है, नबी पाक के फरमान है। हमें बिल्कुल भी इससे गाफिल नहीं होना चाहिए, हमारा ईमान होना चाहिए, और हमें सफाई निस्फ़ ईमान का हिस्सा है, आधा ईमान कह दिया। बल्कि मैं तो कहूँगा कि शर्त ईमान है, ईमान को एक शर्त के हिसाब से। तो मतलब ये कहने का है कि हमें ये तो आलमोस्ट पहले से इस्लाम ने इन चीज़ों की तरबियत दी हुई है। अब हम अगर भटके हुए हैं, अगर उसको दोबारा से अल्लाह ताला चाहता है कि ये एक राइट पे चले जाए, ये इन मुसीबतों से बच जाए, अल्लाह ताला ये चाहता है कि ये मुसलमान जो है, जो मेरे नबी के मानने वाले हैं, वो उनको एक मौका दिया है कि इनकी जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, तो उनको बचाने के लिए अभी आप देखें कि बिल्कुल नेचर की तरफ खुद ब खुद ये सारा सेटअप आ रहा है कि आप सुबह 8 बजे आपको पता है कि इस वक्त मार्केट खुलनी है, और फिर 5 बजे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंद होनी है। हाँ। तो हमें इससे फ़ायदा लेना चाहिए। हमें ग़िज़ाओं में, खुराक में बिल्कुल उसी तरह जो अल्लाह ताला ने हर मौसम और हर सीज़न में जो फल सब्ज़ी जो पैदा की हुई है, वो इसीलिए पैदा की गई है कि आप खाएं इसको, उसमें आपके लिए बेहतरी है।
और जो इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में हमारा मुल्क का, मैं तमाम पाकिस्तानियों से ये अर्ज़ करूँगा, बल्कि कहूँगा कि आप बिल्कुल इससे परेशान, लापरवाही नहीं की बात नहीं मैं कर रहा, एहतियात करें, परहेज़ करें, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट हमें बता रही है बिल्कुल, और जिस तरह हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री हमें गाइड कर रही है। और मैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने डे बाय डे, अब मतलब ये एक मतलब कैसे टाइम टू टाइम वो हमसे राब्ते में है और डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बता रही हैं, आगाही के लिए आ रही हैं। और अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे, और जो भी मैक्सिमम इसमें जो वो लोगों की जो हेल्प कर रहे हैं, ये लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, हमें इसको एक ईजी नहीं लेना चाहिए, इसको ऐसे एक मजाक नहीं समझना चाहिए। यहाँ पे कोई ये बात नहीं होनी चाहिए कि कोई किसी पार्टी का, यहाँ पे इंसानियत की बात है, यहाँ पे मुसलमानों की बात है, इंसानों की बात है। उसके लिए हमें सबको मुत्तहिद होकर इससे घबराना नहीं, इससे बिल्कुल हमने डरना नहीं, बल्कि हमने इख्तियात के साथ। सिम्टम्स हकीम साहब, मतलब कि अगर नज़ला ज़ुकाम फ्लू ये तो बता रहे हैं कि सीधा लंग्स को अटैक करता है, जैसे आपने गुफ्तगू के आगाज़ में ही बताया, ऐसी कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जो कि शो हों एक पर्सन में, तो उसको समझ जाना चाहिए कि मे बी दैट कुड बी अ वायरस जो कि उसको कहीं ना कहीं से आ गया है। ऐसी अलामात जो ऐसे ख़ास तौर पे ऐसी अलामात जो कि कोरोना वायरस की हो, वो कौन सी है? हमारे नाज़रीन से प्लीज़ बताइए। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। असल में इस वक्त जो हमारे पूरी दुनिया में जो सीज़न का रेट है वो हमारा डिफरेंट है। हमारे 4 सीज़न है पूरी दुनिया में, ओवरऑल 2 सीज़न होते हैं, ठीक है, गर्मी और सर्दी। अच्छा, हमारे ये मतलब खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें 4 मौसम दिए हुए हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ये जो मौसम अभी गर्मी से सर्दी से गर्मी आ रही है, तो ये सीज़न चेंज हो रहा है। अब चूंकि इसमें एक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है exactly. जिसका ताल्लुक जो हमारे नज़ला ज़ुकाम और ये फ्लो और ये चेस्ट इन्फेक्शन आज फीवर के साथ होता है, और वो भी साथ में स्टार्ट हो चुका है। इसलिए लोग बहुत सारे कंफ्यूजन का शिकार हो गए हैं कि पता नहीं ये इन्फ्लुएंजा है, क्योंकि ये सीजनली होता है। अब आपको मैं अर्ज़ करूँ कि ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये हमारी बॉडी के अंदर होता है, और ये जैसे ही ये हमारे यहाँ सीज़न चेंज होता है तो ये फिर रिएक्टिव हो जाता है, ये डोमिनेट हो जाता है कुछ अरसे के लिए। यानी कि जब तेज़ गर्मी आए तो ये तब भी ये डोमिनेट हो जाता है, और जब ये तेज़ सर्दी है तब भी डोमिनेट हो जाता है। तो अब ये एक इसमें प्रॉब्लम ये आ गया कि ये भी साथ में शुरू है, और लोगों को ये फ्लू लग रहा है कि शायद इन्फ्लुएंजा ही, लेकिन 95% ये वो डिजीज़ नहीं है, कोरोना की डिजीज़ नहीं है। और एक आपको मैं बात बताऊँ कि पूरी दुनिया की एक्सपर्ट्स ने ये बात बताई है कि ये हवा और फ़ज़ा में नहीं होता कोरोना। अच्छा, हाँ जी, ये वो आप सुने कि पहले भी रिसर्च में आया है कि ये पहले जानवरों में था, जानवरों से आगे इंसानों में कन्वर्ट हुआ। अभी ये छींक और ये दूसरा किसी न किसी तरीके से, इसीलिए ये जो सोशल डिफरेंस रखा गया है, इसकी लॉजिक ये है कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये जाता है, हवा फ़ज़ा में नहीं है ये। अच्छा। तो अगर हम, क्योंकि दूसरा जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो हवा फ़ज़ा में होता है, क्योंकि मौसम के साथ उसका रिलेटेड है, तो इसलिए ये इससे बिल्कुल ये घबराने की ज़रूरत नहीं। वो खुदा ना खास्ता अगर एक इंसान से दूसरे इंसान में कन्वर्ट होता है, इसीलिए इसका मास्क यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हाथों को धो रहे हैं कि दूसरे बंदे के साथ अगर हाथ मिलाएं कि वहाँ से भी ये कन्वर्ट हो सकता है। और ये जितनी भी एहतियाती तदबीर है ये इसी बेस के ऊपर बनाई गई हैं, और इसको हमें 100% फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसका उसके साथ कोई ताल्लुक इतना ख़ास गहरा नहीं है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करें, और हर जो छींक है वो कोरोना की। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि अभी तक ये कहीं पर डिस्कशन नहीं हुआ कि ये सीजनल है और इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, और दूसरा कोरोना इज समथिंग एल्स। लेकिन अभी जो वेदर चेंज की वजह से बहुत से लोगों को फ्लू हो रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सबको कोरोना वायरस ही हो, क्योंकि उसकी अच्छा, अब अगर किसी को अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता, अगर कोई से डैमेज हो जाता है, किसी को कोरोना वायरस हो जाता है, तो उसको फर्स्टली क्या करना चाहिए है? सेल्फ आइसोलेट तो करेंगे, मेडिकेशन की तरफ डॉक्टर से भी रुजू किया जाएगा। कुछ लोगों को हो जाता है और वो किसी को बताते भी नहीं है कि बहुत से लोग आएंगे, मुख्तलिफ महकमे से लोग आएंगे, उनकी फैमिली को जो है वो घर को सील कर देंगे, फैमिली को घर में क्वारंटीन कर देंगे, तो इस डर से बताते भी नहीं है। तो अब सबसे पहले आप चूँकि हकीम हैं, तो तिब्बे नबवी की रोशनी में उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये वायरस आपको हो जाता है,
तो आपको अंदाज़ा नहीं है, बार हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री कह चुकी है, दुनिया के बड़े बड़े जो वायरोलॉजिस्ट है वो कह चुके हैं, पूरी दुनिया की रिसर्च आ चुकी है कि ये अगर आप इसको प्रॉपर इख्तियात करें तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। यानी 98% लोग ठीक हो जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ठीक होने के जो केसेस हैं और उनको भी इन्हीं इख्तियात के लिए कातिना किया जाता है ताकि उसको प्रॉपर। तो इसमें एक तो ये परेशानी वाली कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी, इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। अब फिर भी इससे आने से, इस वायरस के होने से पहले कुछ एहतियाती तदबीरें अगर हम कर लें तो वो मैं आपको एक बताता हूँ कि हम रूटीन में घर बैठे अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से इससे ना सिर्फ इससे बल्कि इन्फ्लूएंजा और दूसरे वायरस से भी हम बच सकते हैं। नंबर 1 है कि सबसे पहले आप सुबह उठें और उठ के गर्म पानी का इस्तेमाल करें। हम अपना जब ब्रश करें और उसके साथ गर्म पानी में अगर थोड़ा सा नमक डाल लें और उसके बाद उसको अच्छी तरह आप ब्रश करें और जितना भी आप कोशिश करें कि मैक्सिमम जो रेशा है या जो फासद मादे गलासते हैं वो आपके नाक और मुंह से खारिज हो जाए। और सेकंडली आप उसी के साथ एक खूबसूरत चीज़ है वो जो कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि मैंने इसमें इंसानों के लिए, लोगों के लिए शफा रखी, वो है शहद। और शहद को 1 चम्मच आप शहद लें और 1 कप पानी को गर्म करके उसमें बॉयल करें और जैसे ही आप इससे वर्ष के बाद फारग हों तो उसके साथ आप वो 1 कप पानी और 1 चम्मच शहद जो है वो पी लें। ये वैसे भी कलौंजी और शहद के बारे में तो फरमान है कि मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शफा है। बेशक। तो इसी तरह अच्छा, अब जिनको शहद से एलर्जी हो, मेरे जैसे अगर कोई हो तो वो क्या करें? अच्छा, इसमें एनर्जी की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं भी ये सुनता हूँ कि ऐसे है, लेकिन वो ऐसे करें। ये साइकोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी साइकी के साथ है कि शायद मुझे इससे ऐसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा हो जाता है। अब मुझे क्या होता है? स्वेयर एलर्जी। अच्छा। मुझे डायरिया हो जाता है। मैं हॉस्पिटल अगर मुझे बिना बताए भी शहद अगर दे दिया गया है पानी में या वैसे, इवन दो कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसका होता है, अगर मैं उसको स्मेल भी उसकी कर लूँ, स्निफ कर लूँ, तो मुझे वही कि जैसे मुझे कुछ हो जाएगा और वो फ़ौरन डायरिया हो जाता है, वोमिट्स आती है, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। बहुत स्वेयर एलर्जी होती है शहद की। जिनको है तो वो ऑब्वियसली मेरी बात को सेकंड करेंगे। अब जिनको एलर्जी है वो क्या करें? आपने कहा कि शहद के साथ आपको अगर इस तरह का मसला है, पहली बात तो उसमें मैं एक चीज़ को कोशिश करें कि सबसे पहले तो आप खालिस शहद ढूंढें। हाँ। अब मैं ये यहाँ पे कहना नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों को पता है कि हमें खालिस चीज़ यहाँ मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर आप देखिए, ये जो डायरिया की आपने बात की, अब मैं इसके साथ इसको थोड़ा लिंक करूँगा आपके इजाज़त से। आपको डायरिया है और डायरिया जो है मिठास के साथ उसको एलर्जी होती है। अच्छा। उसके आप यकीनन आप अपना बचपन में या अभी या पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके डाइट प्लान में 3 चीज़ें ज़रूर शामिल होंगी: दूध, चावल और मीठी चीज़ें और ये कोल्ड ड्रिंक्स। एम आई राइट कह रहा हूँ? ये आपको पता होगा कि ये मैं सही कह रहा हूँ। तो ये जो अगर हम अगर मीठे के साथ ये डायरिया जो प्रॉब्लम है ना, इसका अंतड़ियों के साथ ताल्लुक होता है। अच्छा। इसका वो उसके साथ लिंक नहीं होता है। तो वो जो अंतड़ियों के इंटरनल ग्रुप्स होते हैं ना, बेसिकली हमारी चर्निंग मूवमेंट ख़राब हो चुकी होती है। डिजेस्टिव सिस्टम एंड उसको जो फॉर्मुलेट होना होता है वो एक लंबा प्रोसेस है जिसके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन आप फिर भी अगर आपको शहद से एलर्जी है तो आप सिंपल पानी में थोड़ा नमक ना डाल लें, वैसे गर्म पानी पी सकते हैं आप। जिन लोगों को ऐसा है वो अगर गर्म पानी का इस्तेमाल कर लें तब भी बेहतर है। ठीक है। और उसके बाद मैं आपको कहता हूँ, आप अपनी दूसरा कि 1 घंटा इस पानी और शहद पीने के बाद 1 घंटा आप सिर्फ वॉक करें। अच्छा, 1 घंटा वॉक? 1 घंटा वॉक करें। अच्छा। उससे ये आपकी बॉडी में तेज कदम से या आहिस्ता? नहीं, आहिस्ता चले, मूवमेंट करें। अच्छा। ताकि आपको 1 घंटे में जो वो आपकी नेचुरली एनर्जी भी आएगी और उसमें हम आपका इम्यून सिस्टम और आपका स्टोमिक सिस्टम और आपका साइकोलॉजिकली आप एक फ्रेशनेस महसूस करेंगे। और 1 घंटे के बाद फिर आप अपना वो जाए ब्रेकफास्ट करें। हाँ। और ब्रेकफास्ट के बाद इसी तरह आप रूटीन बना लें रोज़ाना की। और उसके बाद जो इसमें जो बहुत ख़ास बात है कि ये ब्रेकफास्ट के बाद आप कम अज़ कम 6 आवर तक कुछ ना खाएं। अच्छा। उसकी वजह यह है कि ये एक तिब्बी और साइंसी वजह आता है कि जब हम कुछ ग़िज़ा खाते हैं हाँ। तो उसको डाइजेस्ट होने में तकरीबन मतलब मैक्सिमम 6 आवर 6 to 8 आवर्स लगते हैं। 6 to 8 हाँ। और आप देखें कि हम 6 to 8 आवर में क्या कुछ खा जाते हैं और उसके बाद बार बार हम जब इंटरप्शन होती है हमारे स्टोमिक को। अच्छा। तो उसमें हमारा स्टोमिक में जो है प्रॉब्लम अपसेट होता है और फिर आप कभी भी नहीं ये समझे कि वो जो ग़िज़ा हमने खाई हुई है वो हमारे जुज़वे बदन बनेगी या रिच ब्लड बन के वो वेस्टेज बनेगी। बल्कि आप में गैसेज, ट्रबलिंग, ये सारा सिस्टम होने के साथ साइकोलॉजिकली बहुत सारे आर्जे बन जाते हैं। अच्छा, मतलब कि अगर आपने ब्रेकफास्ट किया है तो उसके बाद 6 घंटे का वक्फा दें,
6 घंटे के बाद आप कुछ खाएं। मैं इसको और इजी कर देता हूँ, जी, आप 6 घंटे को भी छोड़ें, आपको जब भूख लगे तब आप खाएं। हमें भूख नहीं लगती, हम झूठी भूख खाते हैं। हमको वो खाना पीना जब खाते हैं तो हमें भूख नहीं होती। समटाइम आपने देखा हमने टाइमिंग बनाई हुई है, कितने बजे हमने नाश्ता करना, इतने बजे हमने खाना खाना, जबकि ना तो तिब में ना इस्लाम में कहीं पे भी नहीं बताया गया कि इतने बजे आप नाश्ता करो, इतने बजे खाना खाओ। वो वहाँ पे यही है कि जब भूख लगे खाना खाओ, ये नबी पाक की हदीस है, जब भूख लगे खाना खाओ और थोड़ी सी भूख बाकी हो तो खाना छोड़ दो, आपको कभी भी मैदे का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। अच्छा हकीम साहब, इसके अलावा आपने बताया कि गर्म पानी पीने से, ये एहतियाती तदाबीर अपनाने से आप इस वायरस को, क्योंकि ख़ास तौर पर हम कोरोना वायरस को डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा अगर ये वायरस होता है किसी में तो ये सांस के अलावा हमारे जिस्म के और किस हिस्से को डैमेज कर सकता है? इसके अलावा मज़ीद क्या हमें इससे बीमारियाँ हो सकती हैं? जी हम ये वायरस अटैक उन लोगों पे करता है, सबसे पहले जो हमारा विटामिन जो डी है और सी है, अच्छा, उनकी जब, और विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी जब हमारे जिस्म में इसकी जो वो कम हो जाती है इसकी रेशो, और फिर ये हमारे ऊपर अटैक करता है। अच्छा, और इसको बढ़ाने के लिए हमें वो चीज़ें, जिसमें मैं बताता हूँ कि बार बार मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जैसे ही हमारे अल्लाह ताला ने ये जो फल सब्जियाँ, जैसे अभी ये स्ट्रॉबेरी है, जैसे ये ऑरेंज फैमिली है, जैसे इसके अलावा मतलब जितने भी अब ये फल आ रहे हैं जिसमें सीजनली फल, जिसमें लगाट है, जिसमें ये सारी वो चीज़ें हैं, गोश्त है, प्रोटीन वाली चीज़ें, विटामिन डी जिसमें ज़्यादा है, पोटाशियम, विटामिन डी तो हमें धूप से मिल सकता है बहुत जी। आसानी मैं यही से बताने लगा हूँ कि इसके साथ साथ हम तो इतनी गुड़ लग है कि पाकिस्तान में अभी जो मौसम चल रहा है, और अल्लाह करे कि ये जैसे ही 30+ ये टेम्परेचर हुआ, तो मैं पाकिस्तानियों से गुजारिश करता हूँ कि ये अल्लाह की मेहरबानी से, परवरदिगार की मेहरबानी से हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह, और बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा भी कि ये धूप के साथ ये खुद ब खुद, मेरा यही क्वेश्चन था नेक्स्ट के, ये बहुत सुनने में आ रहा है कि अगर गर्मी की शिद्दत इजाफा होता है तो फिर जाके इस वायरस की शिद्दत में कमी आ जाएगी, लेकिन वो साइंटिफिकली कहा जा रहा है कि 60+ टेम्परेचर हो, 60-67 पे जाके ये डिसइंफेक्ट हो जाता है या इसमें वो कुव्वत नहीं रहती, लेकिन 60 टेम्परेचर इंसान के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और वाकई ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। 60 पर हम तो 40 में वो तड़प जाते हैं, हाँ, जो हमारे हाल है। 40, 45, 48 हो तो हाँ जी, वी एग्जॉस्टेड। आपको मैं कर्ज करूँ कि अब ये टेम्परेचर जो है ना, ये एक तो बैरूनी टेम्परेचर जिसको आप धूप की शक्ल में कह रहे हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर के टेम्परेचर की बात आप करें कि हमने अपनी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर है उसको बढ़ाना है। अच्छा, ठीक है ना, वो यानी जो भी, जैसे उसमें हम जो वो ग़िज़ाएँ जिनमें हमारी बॉडी में जो नेचुरली वो जो एक एलर्जी होती है, वो एनर्जी आती है, वो हमने पैदा करनी है, और वो उन ग़िज़ाओं से होगी जिस तरह मैंने कहा है, जिसमें गोश्त है, अंडे हैं, जिसमें शहद है, जिसमें फ्रूट हैं, ये सारे फल हैं, सब्ज़ियाँ जो अब तो बिल्कुल रोज़ाना की रूटीन पे आपके चैनल पे बताया जाता है कि ये चीज़ें ज़्यादा खाओ जिसमें हमारी विल पावर, क़ुव्वत मदाफ़त ज़्यादा हो। और वो वही चीज़ें हैं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होती हैं, जिनमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, जिसमें विटामिन डी ज़्यादा होता है। तो ये अल्लाह ताला ने खुद ब खुद इस सीज़न में अभी जो फल और सब्ज़ियाँ आए हुए हैं उसमें मीट भी है, सारा कुछ है, लेकिन वो सारे के सारे हमारे लिए बेहतरी का बायस बनते हैं। हमें खुदा के लिए, हमें जो प्रोसेस हुई ग़िज़ाएँ हैं, हमें ये जो बेकरीज़, हमें कोल्ड ड्रिंक्स, देखिए ठंडक जो है वो मौत है और हरारत ज़िंदगी है। ठीक है, तो ये हमने, मैं उस हरारत की बात करता हूँ जो हमारे इंटरनल बॉडी के वो मेंटेन होनी चाहिए, तो वो तभी होगी जब हम उस तरह की ग़िज़ाएँ खाएं। अच्छा, एक स्पेसिफिक एज ग्रुप है जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बूढ़े इससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं, ये उनको इफेक्ट बहुत जल्दी करता है, और बच्चों को, तो बच्चे और बूढ़े जो हमारा ये इस वक्त ट्रांसमिशन देख रहे हैं, उनको क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए या उनको क्या ग़िज़ा ऐसी खानी चाहिए जिससे जो वो इस वायरस से बच सकते हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो बच्चे, चूँकि वो कहते हैं मान के सच्चे, और सबके बच्चे सारे हमारे सबके एक ही है। ये बहुत स्पेसिफिक आपने बात की है कि ये बड़ा एक मसला है हमारे माशरे में, क्योंकि बच्चे जो है ना वो इन चीज़ों को, उनको किस तरह हम गाइड कर सकते हैं, वो बच्चे हैं, वो कोल्ड ड्रिंक छोड़ते नहीं हैं, बाहर की तली हुई चीज़ें, चिप्स, फ्राइज, ये, हाँ एग्जैक्टली। और उनके लिए बस उनके माँ बाप को मैं ये एक बात करूँगा कि जो बच्चे होते हैं ना, इसमें चूँकि मैंने साइकोलॉजिकली इस पे पूरा एक वो लिखा भी हुआ है, इनकी जो 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एक साइकोलॉजिकली और एक फिजिकली। एग्जैक्टली। अब जो साइकोलॉजिकली बच्चे की जो साइकी है ना,
हमारे प्रॉब्लम ये है, मैं उन बहन भाइयों और उन लोगों से बहुत दस्ता गुजारिश करता जो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जब बैड हैबिट्स में बच्चे जाते हैं उस वक्त जाते हैं जब हम उनको इग्नोर करते हैं। हम वो उनकी बात सुनने की हम कोशिश नहीं करते, बल्कि उनको कुछ पैसे दे के उनको बेकरी की तरफ या किसी तरफ तो कहते हैं कि आप जाओ ताकि हमारी जान छोड़ो। ये बड़ी मैं रिक्वेस्ट से कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा नुकसान ये हर घर का इन्वायरमेंट है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप 2 काम करें इसमें, बच्चों की एक होती है जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल थेरेपी। अच्छा, बायोलॉजिकल थेरेपी ये होती है कि आपने देखा होगा कि बच्चे हर बात का लॉजिक पूछते हैं कि ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों। हम उसको लर्निंग स्टेज पे, हाँ जी, लर्निंग स्टेज पे को वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता। हाँ। हमें थोड़ा सा हम्बलपन का मुजाहरा करना चाहिए और बच्चों की बात को पहले सुने, और अगर वो गुड बात कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएशन दें। हाँ। आप कहते हैं ना हमारे बच्चे मानते नहीं है, बात मानते हैं, लेकिन उसके लिए उनको बायोलॉजिकल जो थेरेपी, मतलब उस स्टेज में जाके कि हम तो मैच्योर हो चुके हैं, वी आर प्रीटी मच मैच्योर, बच्चा तो वो चीज़ नहीं समझता है। बहुत शुक्रिया हकीम अली रज़ा अतर साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम के इस हिस्से में। नाज़रीन, एक छोटी तरफ हमने जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा से यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं लाइव कॉल करके। आपसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, कोरोना वायरस स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और इस प्रोग्राम के आगाज़ में हमने पहले साइकोलॉजिकली जाना कि कोरोना वायरस को कब तक इसके असरात कम हो सकते हैं पूरी दुनिया में, और सेकेंड हाफ में हमारे साथ डॉक्टर मौजूद थे जिनका ये कहना था कि मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर अपना कर, फ्रेश फूड्स लेकर, एक्सरसाइज प्रॉपरली करके, अपनी एक प्रॉपर रूटीन बनाकर आप इस वायरस पर काबू पा सकते हैं, इस वायरस को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। छोटी छोटी सी एहतियाती तदाबीर अपनाकर इस वायरस को काबू किया जा सकता है। इसके लिए कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को हो भी जाता है तो परेशानी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक छोटे सा वायरस है, जैसे नज़ला ज़ुकाम होता है, ये लंग्स को बस इफेक्ट करता है। लेकिन डॉक्टर जिस तरह से प्रॉपर मेडिकेशन बताते हैं, जो भी रूटीन बताते हैं, वो अपनाकर आप इसको शिकस्त दे सकते हैं। तो कोरोना से वाकई में हमने डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। और आप इस लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं, बता सकते हैं हमें जो भी आपके मसले मसाइल हैं। इसके अलावा कोई सजेशन है आपकी, कोई मैसेज है आपका, वो आप इस ट्रांसमिशन में हमें फ़ोन करके, लाइव कॉल करके इस हिस्सा बन सकते हैं इस ट्रांसमिशन का। और अगर कोई वीडियो पैगामात है आपके तो वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे शेयर कर सकते हैं, वो हम दिखाएंगे लाइव ट्रांसमिशन में। इसके अलावा बुलेटिन्स में दिखाएंगे कि बच्चे जो हैं वो किस तरह से कोरोना को दूर भगा रखे हैं और क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं। घरों में क्या मसरूफियात हैं आपकी, किस तरह से आप कोरोना को शिकस्त दे रहे हैं, और लॉकडाउन के दौरान आप घरों में क्या कर रहे हैं, क्या मसरूफियात हैं आपकी, वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। लाइव कॉलर हमारे साथ है मोहम्मद जाहिद लाहौर से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, मैं मैडम बात करना चाह रहा था कि मुझे इन्होंने मैसेज भेजा पैसों का। ठीक, तो पैसे आए हैं मेरे वालिद साहब के नाम पे। अच्छा, तो 6 साल हो गए ने वो फोत हुए हैं। आपने आईडी कार्ड किसका सेंड किया था? आईडी कार्ड मैंने अपना सेंड किया था, तो पैसे आए हैं वालिद साहब के नाम पे। ठीक है, मतलब आपने अपना आईडी कार्ड सेंड किया, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो आपके आईडी कार्ड से होगी। बिल्कुल हुई, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके वालिद एहसास प्रोग्राम के लिए अहल है, पैसे उन्होंने भेजे उनके नाम पे। तो अच्छा। उन्हें फोत हुए 6 साल हो गए, पैसे लेने गया हूँ तो ये मुझे कह रहे हैं जी आपके वालिद साहब को लाओ तो फिर आपको पैसे मिलेंगे। मैं वालिद साहब को कब्रिस्तान से लेके आऊँ? आप उनका डेथ सर्टिफिकेट दिखा दें। नहीं मान रहे ना, वो भी नहीं मान रहे। इन्होंने मुझे नंबर दिया था नादरा का, हेल्पलाइन जो है नादरा की। जी जी, मैंने उस पे कॉल की, वो कह रहे हैं जी ठीक है आपके वाला साहब फोत हो गए। मैं कहा भाई अगर मैं डेथ सर्टिफिकेट दिखाऊं तो मुझे पैसे दे देंगे? वो मुझे कह रहे नहीं जी ऐसे नहीं होगा, आप किसके नाम पे पैसे। मैंने कहा चले आप ऐसा करें कि मेरी वालदा के नाम पे कर दें। मैंने उनका आईडी कार्ड नंबर दिया तो उन्होंने कहा जी अब 15 दिन वेट करें। अच्छा, तो फिर आपको इतला कर दी जाएगी कि आपको पैसे कब मिलेंगे। मैं कहा भाई पहले 25 दिन हो गए घर बैठे हैं, जो किराया मालूम मकान है, फिर मेरा थाने में वो स्टाम्प भी पेपर जमा है कि मेरा घर किराए पे है, तो घर का किराया भी देना है, वो मालूम मकान डेली परेशान कर रहे हैं।
लेकिन क्यों परेशान कर रहे हैं जाहिद? अब पंजाब हुकूमत ने, आप लाहौर से फ़ोन कर रहे हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हुकूमत ने गवर्नमेंट लेवल पर ये इनिशिएटिव लिया है कि आपसे कोई भी ज़बरदस्ती मुतालबा नहीं कर सकता है, आपसे ज़बरदस्ती पैसे मालिक मकान नहीं ले सकता। उनको रिलीफ का कहा गया है, और अगर कोई ऐसा करता है, आपको ज़बरदस्ती आपका सामान बाहर निकाल के फेंकता है या आपको तंग करता है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। मालिक मकानों के लिए उनको ये कहा गया है कि किराएदारों को तंग ना करें, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन करवाएं। दूसरा, आपकी बात कि आपके आईडी कार्ड से, द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको पैसे देने से मना कर दिया है। अब आपका कॉल का बहुत शुक्रिया, जाहिद साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। तो अब कितने करोड़ लोग हैं जिन्होंने एसएमएस किया है, सिर्फ आप एक अकेले नहीं है। मैं बार बार ये बात करती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं जिसको गवर्नमेंट ने लुक आफ्टर करना है। बहुत से लोग इस लिस्ट में लगे हैं, अब उनको भी देखना है। और उसके बाद आपका ये मामला जो है वो रिव्यू में गया हुआ है कि अगर पैसे देने हैं तो आपके वालिद से नहीं बल्कि आपके वालिदा के आईडी कार्ड पर सेंड करने हैं। अब वो आईडी कार्ड को चेंज करना, दोबारा से री इशू करना, एक जो क्यू लिस्ट करोड़ों की लगी है और उनमें से एक नाम निकल के दोबारा से वो दोबारा रेपिटेशन में जाएगा, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। गवर्नमेंट का भी ये एहसास करें। बाकी आई कैन फील दैट पेन कि लोग मजबूर हैं, लोग बेरोज़गार हैं, लोग परेशान हैं कि सारा काम धंधा बंद है, किस तरह से घर का गुजर बसर करें। तो लोगों की परेशानी भी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन गवर्नमेंट भी जहां अप्रिशिएट करना चाहिए वहां गवर्नमेंट को करना चाहिए। गवर्नमेंट काम कर रही है। हाँ, कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं, लेकिन हमें एक दूसरे को साथ देना है, एक दूसरे की मदद करनी है। सिर्फ आप अकेले बेरोज़गार नहीं हैं या सिर्फ आप अकेले परेशान नहीं हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ये सूरत हाल नहीं है। दिस इज़ द थिंग विच वी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ये पूरी दुनिया में इसी तरह से लॉकडाउन है, पूरी दुनिया की यही सूरत हाल है। और बहुत से लोग अमेरिका जैसे सुपर पावर में लोग बेरोज़गार हैं, उनको नौकरियों से निकाल दिया गया है। इंग्लैंड में ये सूरत हाल है, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है, उनकी इकॉनमी शट डाउन हो चुकी है। फ्रांस में ये सूरत हाल है, इटली में ये सूरत हाल है। मतलब वहाँ पर भी ये सूरत हाल है कि गवर्नमेंट ने जो है वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया कि आप घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान में तो फिर सूरत हाल कदरे बेहतर है, लॉकडाउन में नरमी भी की जा रही है, हालात बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। बहुत से मिल्स भी आज खोल दी गई हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता लेकिन गवर्नमेंट के साथ हमें, अगर हम लोग एहतियात करेंगे तो जल्द से जल्द हम इस कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। जैसे चाइना में वुहान को पूरा बंद कर दिया कि वहाँ ना तो कोई जा सकता था ना कोई आ सकता था, लेकिन ये था कि उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी थी, उन्होंने हर घर में राशन दिया कि आप लोगों ने बाहर नहीं आना, आपको खाने पीने की कमी नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम सेहत पर इतना बजट खर्च नहीं कर सकते, हम उस तरह से लोगों की इमदाद नहीं कर सकते, हर घर में उस तरह से राशन नहीं पहुँचा सकते। लेकिन ऑल्दो बहुत से ऐसे नेक लोग हैं जो कि इनफरादी तौर पर भी ये काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पर भी ये काम किया जा रहा है। लोग परेशान हैं, ये चीज़ हर कोई अंडरस्टैंड कर रहा है। इमरान खान साहब बार बार भी अपने मुख्तलिफ ब्रीफिंग में ये कहते हैं कि लोग शायद कोरोना से ना मरे, मुझे डर ये है कि लोग भूख अफलास से ना मर जाए। लेकिन जो केओस बिल्ट हो चुका है उसको हमने कंट्रोल करना है, अफरा तफरी पर हमने काबू पाना है। तो थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा तहम्मुल और पॉजिटिविटी। हमारी सोसाइटी में इस वक्त नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ थोड़ी सी पॉजिटिव सोच की ज़रूरत है कि जितनी पॉजिटिविटी आएगी, जितना हम स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना ही हम इसको डील कर सकते हैं, हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। लेकिन हिम्मत करके बी स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत होके हम इससे लड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर हर कोई हिम्मत हार जाएगा कि खाने को नहीं है, ये मसले मसाइल है, मसले मसाइल तो चलते रहते हैं। आप ये सोच लीजिए कि अगर आपका कारोबार चल भी रहा होता है तो कभी उसमें उतार आ जाता है, उतार चढ़ाव आता रहता है। तो अगर बहुत पीक पे अगर आपका कारोबार चल रहा है तो समझ लें कि ये वो दिन है जब आपके कारोबार से आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। एक और लाइव कॉलर है हमारे साथ, इमरान, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ अपने टेलीविज़न के वॉल्यूम डाउन कर दें, फिर हमसे बात कीजिए। जी, मैं आपसे ना एक रिक्वेस्ट करना चाहता था कि अभी आपने ये तबसरा किया था, आपके पास बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि धूप में ये कोरोना वगैरह खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे तो ये आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं सऊदी अरब में 12 महीने गर्मी पड़ती है, दुबई में पड़ती है, कुवैत में पड़ती है, उधर तो तकरीबन वैसी गर्मी है। ठीक है ना, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप थोड़ी सी भी अवाम की हेल्प करना चाहते हैं, ये जो नोट वगैरह लोग गिनते हैं, उंगली को थूक लगा करते हैं, गीला करके करते हैं, तो ये नोटों पूरा पाकिस्तान के अंदर एक नोट घूम के आता है।
मेरे ख्याल से उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान सबसे ज्यादा जरासीम उस हाथों के लगते हैं। तो इसकी कोई तजवीज नहीं कोई चला रहा, कोई यार नहीं चला रहा। थोड़ी सी आप पब्लिसिटी कर रहे हैं नोटों के ऊपर, ये जो जुबान के ऊपर जो फिंगर लगा के करते हैं, गीले करके करते हैं, 100 दफा नोट गिनते हैं, 100 दफा ही फिंगर अपनी ये करते हैं ऊपर जुबान के ऊपर लगाते हैं। बिल्कुल ठीक, तो इससे बिल्कुल क्या ठीक। कोई जरासीम वगैरह या कोई मसला नहीं बनता। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत सही निशानदेही की है। अगर आप हमारे लाइव ट्रांसमिशन अगर शुरू से देखते तो ये चीज़ करेंसी नोट्स पे मैं पहले भी बहुत बात कर चुकी हूँ कि आप करेंसी नोट को बगैर किसी ज़रूरत के इस्तेमाल मत करें। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके वॉलेट में मौजूद है, तो ग्लव्स आप पहने, और अगर आपने करेंसी नोट इस्तेमाल किए हैं तो उसके बाद सैनिटाइज करें, हाथ धोएं। ये चीज़ तो बार बार हम पहले भी कह चुके हैं। यही तो वो एहतियाती तदाबीर हैं जो हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। और जो ये स्पिट आई मीन थूक से लगा के और नोट गिरना, आई गेस अब इतना तो बाशऊर हमारा मुआशरा है कि इस चीज़ को अब छोड़ दिया जाए, बेहतर नहीं है। क्योंकि आपके हाथ किसी भी जगह पे लगते हैं, टेबल को टच करते हैं, मैं लैपटॉप को टच कर रही हूँ या पेन पकड़ा है, मेरे बाद कोई आएगा वो करेगा, तो ये मतलब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अब हाथों को धोएं। और इतने नोट तो फ़िलहाल किसी के पास है नहीं जो सूरत हाल चल रही है इकॉनमी की, कि वो नोटों को गिनते रहें। इस टाइम पे तो बस जिसकी जो सेविंग है उसी में गुजर बसर कर रहा है। जिनके पास इतना पैसा है कि वो इस लॉकडाउन के दौरान भी पैसे गिन सकते हैं, तो फिर आई गेस उनके पास इतना पैसा होगा कि वो एक मशीन खरीद सके ताकि अपने जितने भी नोट गिनवाने हैं उस मशीन के ज़रिए गिनवा सके। बाकी आपने निशानदेही बहुत अच्छी की है। मैं शुरू से ये बात कर रही हूँ कि करेंसी नोट जो कि रिवैल्यूएट होता है पूरी सोसाइटी में, मेरे पास है वो नोट, मैंने किसी को दिया, वो आगे किसी के पास चला गया, कोई ऐसा मर्ज है जो कि कोरोना से अफेक्टेड है, वो अगर उसके पास जाएगा तो उसके बाद वो किसी और के पास चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, इस पे एहतियात करने की ज़रूरत है। इस वजह से कहा जा रहा है कि घरों में रहें, लॉकडाउन में रहें। अगर आप लोग बाहर निकल भी रहे हैं तो घर बाहर निकलते वक्त आप ख़ुद को पूरी तरह सेफ कर लें, मास्क पहने, ग्लव्स का इस्तेमाल करें और दूर रख के किसी से बात करें। और अगर आपने किसी को वॉलेट दिया है, पैसे दिए हैं अपने वॉलेट से निकाल के, तो जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, उसको चाहिए कि वो भी हाथों में ग्लव्स उसने पहने हों। जब वो उस करेंसी नोट को पकड़ता है तो उसके हाथ में ग्लव हो और उसके बाद वो रखे, और उसके, क्योंकि अब उनको गीला तो किया जा नहीं सकता, उनको धोया तो जा नहीं सकता। फिर उसके बाद जब आप लोग घर वापस आते हैं, घर में वापस आने के बाद भी अपने हाथों को अच्छी से धोएं, हाथों को सैनिटाइज करें। फौजिया साहिबा है हमारे साथ गुजरावाला से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी आप? सिस्टर, मैं ये कहना चाहूंगी कि अब हमारे इधर कोई बंदा मदद के लिए नहीं आया, तो हम तो काफी परेशान है। बच्चों को खाना खिलाने के लिए कुछ नहीं है। फोन करते हैं तो आगे से मिलते हैं आप नाहल हैं। क्यों नाहल हैं आप? आपने बाहर का कोई सफ़र किया है? नहीं, कोई बाहर का सफर नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमारे तो बच्चे मेरे अभी छोटे हैं, मेरे मियाँ फैक्ट्री में काम करते हैं। अच्छा, तो आपने अपने मियाँ के आईडी कार्ड नंबर से किया या अपने आईडी कार्ड से? अपने आईडी कार्ड से भी किया, मियाँ के आईडी कार्ड से भी किया। हमारा तो अपना मकान भी नहीं है। हम तो इतने परेशान हैं। वैसे मुख्तलिफ जो है वो क्राइटेरिया है। अगर आप उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो उसके बाद वो आपको, क्योंकि अगर किसी ने बाहर का सफ़र किया हो, कोई सरकारी मुलाजिम हो या फिर किसी के नाम पे कोई कीमती चीज़ हो, कोई मकान हो, कोई गाड़ी हो, कोई मोटरसाइकिल हो, तो इन लोगों को नाअहल कर दिया जाता है। इसके अलावा भी फर्दर क्राइटेरिया है। अगर उसमें यकीनी तौर पर इस ट्रांसमिशन का मकसद ही यही था कि आपको जो भी मसले मसाइल आ रहे हैं वो हुकाम बाला तक पहुँचाए जा सके। फौजिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। लाजमी तौर पे आपकी आवाज़ जो है वो पहुंच चुकी होगी। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के जो भी मेंबरान हैं, जो भी इस ट्रांसमिशन को इस वक्त देख रहे हैं, उनको चाहिए कि लाजमी तौर पे इसको लुक आफ्टर करें कि बहुत से ऐसे मसले मसाइल हैं कि मतलब लोगों को बताएं, आगाही दें, टीवी पर आकर अपनी तशहीर के ज़रिए बताएं कि भाई ये लोग हैं, ये क्राइटेरिया है, अगर कोई इस पर पूरा नहीं उतरता है तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, वो नाअहल हो जाएगा। अब वो नाअहल होने की क्या क्राइटेरिया है? सरकारी मुलाजिम का बताया जा रहा है, अगर किसी ने बैरून मुल्क सफ़र किया है उसका कहा जा रहा है वो नाअहल हो जाएगा। किसी के नाम पे कोई कीमती चीज़ है, कोई प्रॉपर्टी है, कुछ घर है अपने नाम पर, कोई बाइक है अपने नाम पर, कोई गाड़ी है अपने नाम पर, तो उनको नाअहल किया जा रहा है। मतलब ये वो चीज़ें हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी बातें हैं जिससे वो नाअहल हो सकता है? कुछ लोगों का आईडी कार्ड का इशू आ रहा था कि वो कह देते हैं कि आईडी कार्ड के डिजिट्स जो हैं वो पूरे नहीं हैं, तो दुरुस्त अपना आईडी कार्ड करें। अभी एक जो कॉलर हमारे साथ थे कि उनका अपने आईडी कार्ड से रजिस्टर्ड किया और उन्होंने कहा कि आपके फ़ादर अहल हैं और उनके फ़ादर के नाम पर पैसे भेज दिए और उनके फ़ादर की डेथ हुई, 6 साल गुजर चुके हैं। तो ये बहुत से प्रॉब्लम
आवाम को आ रही हैं। अगर आप आवाम के रिलीफ के लिए ये 12,000 रुपये जो इमदाद कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट आए, प्रॉपरली एजुकेट करे, क्योंकि आप उस मुआशरे को डील कर रहे हैं जो कि इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जो कि इतना ज़्यादा जिसको अवेयरनेस नहीं है। तो उनकी अवेयरनेस के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए किसी एक नुमाइंदे को एहसास कफालत प्रोग्राम के डॉक्टर सानिया निश्तर से मेरी भी अपील है कि कोई आए और आवाम को आगाही दे। एक और लाइव कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? जी मैं ना ताहिर शेखुपुरा से बात कर रहा हूँ। जी ताहिर साहब, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहता हूँ कि अभी मैं ना डेली बेसिस में तकरीबन काम करता हूँ, ठीक है, जूतों के मुतल्लिक ना काम है हमारा। जी जी। तो गवर्नमेंट वैसे फैक्ट्रियों में जो सरकारी मुलाजमीन है उनके लिए मराद दे रही हैं, बाकी जो दूसरे तबके हैं फैक्ट्रियों का भी गवर्नमेंट जैसे कह रही है जी तनख्वाह उनकी महाना सैलरी जो है वो ना रोकें। तो अभी जो हमारी तरह के जो प्राइवेट लोग काम करते हैं उनके जो मालिकान हैं, अभी मैं अपने मालिक की बात कर